Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting second chapter of 12th biology, that is sport and movement. We will discuss concept and need, that why sport and movement are needed and what is their basic concept, and also we are going to study sport in plants. We will discuss that how sport take place in plant, what are the sporting tissues that are found in plant, what is the significance of sport, and what are modifications that are present in plant for sport. So let's start with concept and need. एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करें तो एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये डिफरेंट फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ शो करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली कंपोज्ड होते हैं सेल से. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड आल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं. इसके साथ साथ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और इन टर्न ऑर्गन एंड फाइनली ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिज्म लेवल पे भी एनिमल्स एंड प्लांट डिफरेंट एक्टिविटीज़ शो करते हैं जिन्हें हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे कि मूवमेंट है. लेकिन अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें तो एनिमल एंड प्लांट्स के अंदर मेन डिफरेंस क्या है? लोकोमोशन. एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. लोकोमोशन का मतलब है प्लेस चेंज करना. एनिमल्स अपनी प्लेस चेंज कर सकते हैं लेकिन प्लांट्स अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकते. वो एक ही जगह पे ग्रो करते हैं अपवर्ड. और अगर हम प्लांट की बात करें तो एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या एक जगह पे स्टैंड अप रहने के लिए भी अपने बॉडी के वेट को होल्ड अप करने की ज़रूरत होती है. प्लांट को भी अपराइट पोजीशन में ग्रो करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर किसी सहारे की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो कर सकें. तो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के अंदर सपोर्ट चाहिए होती है ताकि वो ग्रेविटी के अंदर अगेंस्ट स्टैंड अप रह सकें और इन टर्न अपनी बॉडी वेट को बियर कर सकें, अपनी प्लेस चेंज कर सकें अगर हम इन द केस ऑफ एनिमल बात करते हैं. और प्लांट के केस में अगर हम बात करें तो अपराइट उनकी जो ग्रोथ है उसके लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? सपोर्ट. वी आर वेरी फेमिलियर विथ एनिमल्स. एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्केलेटन. जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? स्केलेटन. हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को होल्ड अप करके रखता है. इंटर्न हमें स्टैंड अप रहने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के वेट को बियर अप करने में हेल्प करता है. तो स्केलेटन के साथ साथ स्केलेटन को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं मसल्स. तो एनिमल्स के अंदर जो सपोर्टिंग टिश्यू हैं इनमें आते हैं मसल्स, बोन्स एंड कार्टिलेज. दीज आर द टिश्यूज दैट आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन एनिमल. एंड एनिमल्स को ये हेल्प करते हैं कि ये इससे फूड गैदर कर सकें, डेंजर से वे जा सकें और इन टर्न शेल्टर प्रोवाइड कर सकें अपने आप को. तो ये सपोर्टिंग टिश्यूज एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं. स्पोर्ट्स एंड प्लांट्स के अंदर स्पोर्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे आपको एक दिखाई ये फिगर जिसमें ट्रीज दिखाएगी. ट्रीज़ के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिनका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसके साथ साथ उनकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है. तो इतने लार्ज ट्रीज़ किस तरह एक सीधी स्ट्रेट पोजीशन में स्टैंड अप रहते हैं, अपराइट ग्रो करते रहते हैं, बेंड क्यों नहीं होते? तो इनके बेंड ना होने की वजह क्या है? वजह यह है कि ये रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर रिजिडिटी मौजूद होती है, ये इजीली ब्रेकेबल नहीं होते. इंटर्न अगर हम वुडी प्लांट्स को छोड़ें और वुडी प्लांट्स के अलावा इंटर्न हम हर्बिशियस प्लांट की, सॉफ्ट प्लांट की, तो ये जो हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं ऑल्दो ये टफ नहीं होते, ज़्यादा रिजिड नहीं होते, लेकिन फिर भी ये अपराइट ग्रोथ करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करते हैं अपवर्ड पोजीशन में. तो ये भी स्ट्रेटन अप रहते हैं. तो इनके स्ट्रेटन अप होने की रीज़न क्या है? सपोर्ट. इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है. यहाँ पे ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो सेल्स मौजूद हैं. जो सेल्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है जिसकी वजह से ये अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो करते हैं अपराइट पोजीशन में. सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर सपोर्ट प्रोवाइडिंग सेल्स कौन से हैं? Two types of cells are present that are providing support to plant. First is collenchymatous cell. Collenchyma भी कहते हैं हम इन्हें. collenchymatous cells की अगर हम बात करें तो collenchymatous cell बेबी प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. बेबी प्लांट्स मीन यंग प्लांट्स या हर्बिशियस प्लांट्स की अगर हम बात करें ग्रासेस वगैरह की तो उनको कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है? collenchymatous cell. सेकेंड इज स्क्लेरेंकाइमेटिस सेल. स्क्लेरेंकाइमेटिस सेल्स की बात करें जिन्हें हम स्क्लेरेंकाइमा भी कहते हैं. स्क्लेरेंकाइमा मेनली वुडी प्लांट को या अडल्ट प्लांट बॉडी जो होती है इसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन प्लांट. नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्टेम इन सपोर्ट इन प्लांट. प्लांट के अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो 3 मेजर ऑर्गन हैं: लीफ, स्टेम
एंड रूट्स। मेनली प्लांट को अपराइट ग्रोथ करने में कौन हेल्प करता है? स्टेम। स्टेम बॉडी वेट को होल्ड कर रहा होता है, प्लांट के सारी वेट को कौन होल्ड करके रख रहा होता है? स्टेम। तो बेसिक सपोर्टिंग मैकेनिज्म भी कहाँ पे मौजूद होते हैं? स्टेम के अंदर। मेन प्लांट के अंदर सपोर्ट प्रोवाइडिंग रीजन क्या है? स्टेम। इसके साथ साथ स्टेम के और भी बहुत से फंक्शन हैं, जैसे कि स्टोरेज है ऑफ फूड एंड वेस्ट। स्टेम क्या करता है? फूड स्टोरेज करता है। लीफ फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो लीफ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टुवर्ड स्टेम। यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को गैदर किया जाता है। तो ना सिर्फ स्टेम स्टोर करता है फूड को, बल्कि सम टाइम ये वेस्ट मटेरियल भी एक्यूमुलेट करता है। जैसे कि हमने एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि इबोनी एक ऐसा प्लांट है और बहुत से ऐसे प्लांट मौजूद हैं जो अपने ओल्ड जाइलम के अंदर क्या स्टोर करते हैं? वेस्ट मटेरियल, जिसकी वजह से उनका जो इंटरनल पोर्शन है वो डार्क कलर का हो जाता है या ब्लैक हो जाता है इन द केस ऑफ इबोनी। तो ये किस वजह से होता है कि स्टेम स्टोरेज ऑफ फूड के साथ साथ स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटीरियल भी कर रहा होता है। सेकेंड फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू प्रोवाइड सपोर्ट। प्लांट की बॉडी को अपराइट ग्रो करने में कौन हेल्प करता है? स्टेम। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रूट्स जो हैं वो ये होल्ड अप कर रही होती हैं सॉइल के अंदर, और अपराइट पोजीशन में ग्रो करने के लिए बॉडी वेट को बियर कौन कर रहा होता है? स्टेम। थर्ड फंक्शन स्टेम का क्या है कि ये सप्लाई लाइन के तौर पे एक्ट करता है। एक ट्रांसपोर्टर पाथ है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए जो पाथ प्रोवाइड करता है प्लांट के अंदर वो स्टेम है। किस तरह से कि अगर हम प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड तो लीव्स एयर से ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन वाटर एंड मिनरल्स का सोर्स क्या है? सॉइल। सॉइल से इंटर होते हैं वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स सबसे पहले सॉइल से किसके थ्रू इंटर होंगे? रूट्स के थ्रू। लेकिन अपराइट पोजीशन में अपर पार्ट की तरफ जाने के लिए, या एरियल पार्ट मीन जो टिप्स पे मौजूद हैं प्लांट के, जो अपर ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, वहाँ तक वाटर एंड मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? स्टेम। तो स्टेम एक सप्लाई लाइन या ट्रांसपोर्ट पाथ के तौर पे एक्ट करता है वाटर और मिनरल के लिए, और रूट से एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स में सप्लाई करता है वाटर एंड मिनरल्स। सेकेंड, व्हाट इज द मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट इन प्लांट्स? हम स्टूडेंट्स इसमें डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स ने अपने अंदर किस तरह से मॉडिफिकेशन की हैं जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी वेट को एक तो बियर करते हैं और इन टर्न अपराइट पोजीशन में ग्रो करते हैं, अपराइट पोजीशन में स्टैंड अप रहते हैं। तो स्ट्रेटन अप रहने के लिए इनके अंदर कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशंस मौजूद हैं? फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज टर्गर प्रेशर। प्लांट सेल के अंदर क्या चीज़ डेवलप होती है? टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर प्लांट के रिजिड रहने के लिए और इन टर्न अपराइट ग्रो करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है। सेकंड की बात करें तो इसके साथ साथ इनके अंदर सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी मौजूद होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं सपोर्ट के लिए, रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड इज वास्कुलर बंडल। दीज आर द पाइपिंग सिस्टम, या आप ये कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो प्लांट के अंदर मौजूद है, लेकिन साथ में इन टर्न क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को। एंड फोर्थ इज बंडल कैप। ये वो मॉडिफिकेशन हैं जो प्लांट के अंदर मौजूद हैं और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टर्गर प्रेशर? टर्गर प्रेशर की बात करें तो टर्गर प्रेशर क्या है? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि प्लांट्स आपको नज़र आते हैं, कभी आप उसको ज़्यादा देर वाटरिंग ना करें तो इन टर्न वो उसके स्ट्रक्चर बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, लीफ स्ट्रेटन अप नहीं रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि प्लांट मुरझा गया है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? विल्टिंग। अगर इसी प्लांट को आप विद द टाइम अगर वाटरिंग दोबारा से कर देते हैं तो दोबारा से अपना स्ट्रक्चर गेन कर लेगा, दोबारा से स्टैंड अप पोजीशन में आ जाएगा, स्ट्रेटन अप हो जाएगा, इसके लीव जो हैं ये एक्सपेंडेड हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कि इसने दोबारा से अपनी टर्जिडिटी गेन कर ली है, अपना टर्गर प्रेशर गेन कर लिया है। तो टर्गर प्रेशर किसके साथ लिंक है? वाटर के साथ, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि हाउ टर्गर प्रेशर इज लिंक विद वाटर। टर्गर प्रेशर है क्या? टर्गर प्रेशर क्या है कि अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल एनिमल से किस तरह डिफर करते हैं? इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये रिजिड स्ट्रक्चर अपनी रिजिडिटी तभी बरकरार रख सकता है जब इंटरनल सेल के अंदर मौजूद हो टर्गर प्रेशर। ये टर्गर प्रेशर कहाँ से आता है? ये आता है ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से। जब बाहर से हाई कंसंट्रेशन हो वाटर की बाहर आउटसाइड और इससे वाटर इंटर हो सेल के अंदर। प्लांट के सेल में सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है, और इस लार्ज वैक्यूल के अंदर जब वाटर इंटर होता है तो वैक्यूल स्वेल अप हो जाएगा, और स्वेलन वैक्यूल जो है इसके अंदर मौजूद वाटर देन एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन वॉल ऑफ सेल, स्पेशली ऑन सेल वॉल। तो सेल वॉल
ऊपर वैक्यूल के अंदर मौजूद पानी जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है, इसे हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टर्गर प्रेशर क्या है? इट इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट विद इन द वैक्यूल अगेंस्ट द सेल वॉल। सेल वॉल के अगेंस्ट वैक्यूल के अंदर मौजूद या सेल के अंदर मौजूद फ्लूइड जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है, इसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। इसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहा जाता है। तो वाटर ऑस्मोसिस से इंटर होगा। जब वाटर वैक्यूल के अंदर इंटर हुआ, वैक्यूल के अंदर मौजूद पानी बाकी सारी की सारी ऑर्गेनेलीज और जितने भी कंपोनेंट हैं उनको प्रेफरी की तरफ करेगा। और जब ये स्वेलन वैक्यूल फुल हो जाएगा वाटर से, तो इंटर्न इसके अंदर मौजूद वाटर वॉल्स पे फोर्स डेवलप करेगा, सेल वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। इस फोर्स को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट सेल लिविंग रहता है। रिजिड रहने में प्लांट सेल के रिजिडिटी के पीछे रीज़न क्या है? प्लांट सेल की रिजिडिटी के पीछे रीज़न है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या होता है? स्वेलन अप रहना। एक्सपेंडेड फॉर्म में ये जो सेल रहता है, इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर की वजह से इसे हम टर्जिडिटी कहते हैं। तो प्लांट सेल का रिजिड स्ट्रक्चर होने की फर्स्ट रीज़न क्या है? टर्जिडिटी। और टर्जिडिटी किस वजह से क्रिएट होती है? बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये डेवलप किस वजह से होता है कि प्लांट के अंदर वाटर एंटर होता है रूट से। रूट के एपिडर्मल सेल और कॉर्टेक्स सेल सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब करते हैं बाय ऑस्मोसिस। वाटर बाहर सॉइल के अंदर अगर ज़्यादा है तो ऑस्मोसिस से मीन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू अ मेम्ब्रेन। एपिडर्मल सेल या कॉर्टेक्स की मेम्ब्रेन से इंटर होगा और सेल के अंदर आ जाएगा। सेल के अंदर ये वाटर कहाँ चला जाता है? वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल के अंदर इंटर होने के बाद ये डेवलप करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि सेल के अंदर मौजूद वाटर वैक्यूल के अंदर एक क्लोज बाउंड्री के अंदर आ गया है। तो अब ये एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन द वॉल ऑफ सेल और सेल वॉल के ऊपर स्पेशली। इस फोर्स को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। सेकेंडली, टर्गर प्रेशर की क्या इंटर्न सिग्निफिकेंस होगी कि इसकी वजह से प्लांट सेल रिजिड रहेंगे और बेंडिंग नहीं हो सके, उनकी बेंड नहीं होंगे इजीली। उनके अंदर रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है? टर्गर प्रेशर। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर वाटर इंटर होगा। ठीक है, वाटर ऑस्मोसिस से इंटर होगा, सराउंडिंग से, सॉइल के अंदर से वाटर इंटर हो रहा है एपिडर्मल सेल से, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और फाइनली इंटर्न किसके अंदर आ जाएगा? वैक्यूल के अंदर। जब वैक्यूल के अंदर आएगा, वैक्यूल स्वेल हो जाएगा, प्रेफरी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, सेल के सारे कंटेंट को प्रेफरी की तरफ पुश करेगा और इसकी वजह से इंटर्न साथ डेवलप करेगा ऑन सेल वॉल। इस फोर्स को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और इस टर्गर प्रेशर की वजह से सेल किस फॉर्म में हो जाएगा? स्वेलन फॉर्म में हो जाएगा, एक्सपेंडेड हो जाएगा और इस तरह से प्लांट सेल रिजिड फॉर्मेशन में आ जाएगा और इस तरह पूरा प्लांट किस फॉर्म में रहेगा? रिजिड फॉर्म में, और बेंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस टर्गर प्रेशर की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगर टर्गर प्रेशर नहीं होगा तो प्लांट जो है वो स्टेटन अप नहीं रह सकते। अपराइट जो है उनकी जो स्टेटन पोजीशन होती है वो मेंटेन नहीं रह सकती। वो फ्लैसिड हो सकते हैं, फ्लैसिड और इंटर्न विल्ट हो सकते हैं, वो अपना स्ट्रक्चर लॉस कर सकते हैं, इंटर्न उनकी बेंडिंग के चांस क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्लांट की बात करें, प्लांट टर्जिडिटी लूज़ कर दे। टर्जिडिटी मीन के इंटर्न उसका जो स्वेलन अप फॉर्म है, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है सेल की, सेल्स अपनी एक्सटेंडेड फॉर्म लूज़ कर दें तो इसकी क्या होगा? इसका ऑस्मोसिस होगी, एक्सोस्मोसिस हो। सबसे पहले बाहर निकले सेल से पानी, अगर बाहर वाटर कम है तो सेल से वाटर कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ। एक्सोस्मोसिस होगी जिसकी वजह से सेल की टर्जिडिटी लूज़ हो जाएगी और इंटर्न इसका क्या इफेक्ट होगा कि प्लांट विल्ट हो जाएगा। स्पेशली अगर हम हर्बिशियस की प्लांट की बात करें तो हर्बिशियस प्लांट के अंदर विल्टिंग कौन काज करता है? लॉस ऑफ टर्जिडिटी। और ये किस वजह से होता है? एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर। जब वाटर की कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर ज़्यादा है और बाहर सॉइल के अंदर कम हो तो इंटर्न एक्सोस्मोसिस हो जाएगी और इसकी वजह से टर्जिडिटी लूज़ हो जाएगी। यहाँ पे एक प्लांट का सेल दिखाया गया है, सेल के अंदर से वाटर बाहर मूव कर रहा है। इसका इफेक्ट क्या हुआ? वैक्यूल की स्वेलन फॉर्म थी वो ख़त्म हो गई और वैक्यूल किस फॉर्म में आ गया? फ्लैसिड फॉर्म में। अब ये वैक्यूल जो है ये स्वेलन नहीं है तो प्रेफरी के ऊपर इसकी फोर्स नहीं एक्सर्ट हो रही, साथ में सेल वॉल के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा, तो सेल भी स्वेलन फॉर्म में मौजूद नहीं है, सेल एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं है। इस वजह से सेल का जो स्ट्रक्चर है या इसकी रिजिडिटी है ये लूज़ हो जाती है और इस रिजिडिटी लूज़ होने का क्या चांस होता है? इसकी वजह से क्या होगा? देन प्लांट विल्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा, एंड टर्न बेंड हो जाएगा इसका स्टेम एंड लीव्स। नेक्स्ट, हाउ टर्गर इज जनरेटेड। टर्गर किस तरह से क्रिएट होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी मेन रीज़न क्या है? ओस्मोटिक प्रेशर।
टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड बाय हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? यहाँ पे आपको एक सेल दिखाया गया है जो फ्लैसिड फॉर्म में है, मीन इसके अंदर वाटर वैक्यूल के अंदर अभी एंटर होना स्टार्ट नहीं हुआ, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में मौजूद नहीं है, स्वेलन सेल नहीं है, इसके अंदर वाटर एंटर होगा। अगर बाहर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और वैक्यूल के अंदर कम है तो बाहर से वाटर कहाँ पे एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा? वैक्यूल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, साइटोप्लाज्म से होता हुआ किस में एंटर हो जाएगा? वैक्यूल के अंदर। जब वैक्यूल के अंदर वाटर एक्युमुलेट हो जाएगा तो यहाँ पे वाटर डेवलप करेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि वैक्यूल के अंदर जो वाटर है वो किस में मौजूद है? क्लोज बाउंड्री के अंदर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सराउंडिंग वॉल पे, सेल वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसे हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। सो टर्गर प्रेशर के जनरेट होने की रीज़न क्या है? ओस्मोटिक प्रेशर। और ओस्मोटिक प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? ओस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करती है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। जो मेम्ब्रेन वैक्यूल को सराउंड कर रही होती है इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और टोनोप्लास्ट की क्या स्पेसिफिसिटी है कि ये इस कंटेन करती है बहुत से ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके अंदर बहुत से ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होते हैं, ट्रांसपोर्टर मौजूद होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स का फंक्शन क्या है? ये पंप करते हैं आइंस बाहर से। सेल के अंदर जितने भी आइंस मौजूद हैं इनको कहाँ पे एक्युमुलेट करते रहते हैं? वैक्यूल के अंदर। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट के अंदर ये डिफरेंट ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, ये पंप्स हैं। ये पंप्स क्या करते हैं? एटीपी यूटिलाइज करके बाहर साइटोप्लाज्म से मटेरियल को, स्पेशली आइंस को कहाँ पे पंप करते हैं? वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं ये आइंस इन टर्न, इनकी कंसंट्रेशन बाहर साइटोप्लाज्म से ज़्यादा होगी। लेकिन ये पंप्स जब कंटिन्यूसली बाहर से आइन साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे तो क्या इसका रिजल्ट होगा? वैक्यूल के अंदर सल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। सल्यूट का लेवल ज़्यादा हो गया, वाटर कम है, हाइपर कंडीशन क्रिएट हो जाएगी वैक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाहर सेल से वाटर किसके अंदर इंटर होगा? वैक्यूल के अंदर। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन जब आयन की हुई, वैक्यूल ने क्या किया? टोनोप्लास्ट ने कंटिन्यूसली साइटोप्लाज्म से गैदर करना शुरू कर दिए इंटरनल वैक्यूल के अंदर आइंस। जैसे जैसे इन आइंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होगी वैक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से एंडोस्मोसिस होगी, मीन वाटर वैक्यूल के अंदर इंटर होगा। और जैसे ही ये इंटर होगा वैक्यूल के अंदर, देन वैक्यूल के अंदर मौजूद वाटर क्या क्रिएट करेगा? टर्गर प्रेशर। सिग्निफिकेंस क्या है टर्गर प्रेशर की? सबसे पहले तो ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी मीन ये प्लांट के स्ट्रक्चर को क्या करता है? इंटर्न स्वेलन फॉर्म में रखता है प्लांट के सेल्स को, जिसकी वजह से प्लांट का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। और इंटर्न स्टेट अपराइट पोजीशन में प्लांट जो हैं स्टैंड रह सकते हैं। सेकेंडली ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट प्लांट के टिश्यूज़ जो हैं उनको कोई सेल स्पेसिफिक सेल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, बल्कि उनके अंदर सपोर्ट की बेसिक रीज़न क्या है? टर्गर प्रेशर। जैसे अगर हम हर्बिशियस प्लांट की बात करें या ग्रासेस की बात करें तो ग्रासेस और हर्बिशियस प्लांट स्ट्रेटन अपराइट इस वजह से रहते हैं क्योंकि उनके अंदर टर्गर प्रेशर मौजूद होता है। ठीक है, तो अगर प्लांट का सेल टर्जेट होगा तो प्लांट किस फॉर्म में रहेगा? स्टेट अप फॉर्म में रहेगा, स्टेटन अप रहेगा। ठीक है, अपराइट फॉर्म में। लेकिन जैसे ही प्लांट सेल अपनी टर्जिडिटी लूज करेगा, प्लांट के सेल के अंदर वाटर लीव हो जाएगा, तो इससे प्लांट फ्लैसिड हो जाएगा, इसकी विल्टिंग हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।